मुफ्त वेब उपन्यास घर पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 1 पहली दुकान। पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 1 पहली दुकान। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। फिर से नहीं लिली। लगभग 20 वर्ष के एक युवक ने सामने का दृश्य देखकर शिकायत की। दृश्य पूरी तरह अस्त व्यस्त था। विभिन्न रंगों के तरल पदार्थों से भरे कई छोटे छोटे डिब्बे जमीन पर पड़े थे। बोतलें टूटी नहीं थीं, फिर भी उसे यह गंदगी साफ करनी पड़ी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं खेलते। आदमी के सिर से एक मासूम सी आवाज़ आई। आदमी की हथेली के आकार की एक बिल्ली उसके सिर पर बैठी थी और नीचे फैली गंदगी को ऐसे देख रही थी जैसे उससे उसका कोई लेना देना ही न हो। बिल्ली का नाम लिली था। उसके पूरे शरीर पर सफ़ेद फर थे। उसके कान खड़े थे और नारंगी आंखों में एक काली दरार थी। मैंने तुम्हें ऐसा करते देखा था, उस आदमी ने उपहास उड़ाते हुए कहा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं खेले। तो देखो, ये तुम्हारी गलती है आकेश, लिली ने बहस करते हुए कहा। आकेश नाम का वह आदमी अवाक रह गया। आह भरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि वह इतनी प्यारी थी कि उस पर चिल्लाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। मेरी मासूम और प्यारी लिली कहाँ चली गई? उसने मजाक में कहा। लिली ने उपहास उड़ाया। वह उसके दिमाग से गायब हो गई। अगले ही पल उसके सामने प्रकट हुई और उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा। आउच! वह दर्द से चिल्ला उठा। अब तो हद हो गई, आकाश कराहते हुए बोला और उससे झगड़ा शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद वे दोनों हौंफते हुए बैठ गए। लड़ाई के बाद गंदगी और भी बढ़ गई थी। आकेश अनिच्छा से उठा और एक जर्जसी दुकान जैसी दिखने वाली जगह की सफाई करने लगा। कमरे में अलमारियों के बाद अलमारियां अजीबोगरीब सामानों से भरी हुई थीं। दुकान जर्जर दिख रही थी, लेकिन उसमें रखी अधिकांश वस्तुएं सूर्य से भी अधिक चमकदार थीं। दुकान में मौजूद कोई भी धन दौलत, दवाएं या सामान सबसे घातक संघर्षों को जन्म देने की क्षमता रखता था। इस दुकान को पहली दुकान के नाम से जाना जाता है। आकाश 6 फीट से भी अधिक लंबा था। उसकी त्वचा जहर से भी अधिक गहरे नीले रंग की थी। उसके कमर तक लहराते काले बाल थे। उसकी आंखें इतनी गहरी काली थीं मानो अथाह गहराई से प्रकाश सोख लेती हों। वह हर किसी के लिए एकदम परिपूर्ण था। गंदगी साफ करने के बाद वह एक कुर्सी पर ग्राहक का इंतजार करने लगा। लिली उसके कंधे पर आराम कर रही थी। तारांकन तारांकन तारांकन। ब्रह्मांड इंद्रधनुष। आकाशगंगा द्वार ग्रह रेड स्टार। ब्रह्मांड इंद्रधनुष बहुब्रह्मांड नामक सागर में एक बूंद के समान था। इंद्रधनुष उन ब्रह्मांडों में से एक था जो केवल साधकों के लिए ही निर्मित थे। क्यों? अपनी अंतिम सांस लेते हुए एक युवा गोरे रंग के व्यक्ति ने सीने को पकड़ते हुए पूछा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने पीछे मुड़े बिना कहा। लेकिन मैं तो बेटे से भी पहले आपका सबसे वफादार सिपाही हूँ, सम्राट, उस युवक ने शिकायत की। तुम्हें अमर संप्रदाय के युवा स्वामी को नहीं मारना चाहिए था, बूढ़े व्यक्ति ने मुड़कर मरते हुए युवक की ओर देखते हुए कहा। मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो वो दरिंदा एक निर्दोष लड़की को अपवित्र कर देता, युवक ने सीने पर हाथ रखते हुए चिल्लाकर कहा। उसके सीने पर तलवार से बना एक छेद था। मुझे पता है, तुम गलत नहीं हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मरे हुओं के संप्रदाय ने हमसे युद्ध छेड़ने की धमकी दी है, बूढ़े आदमी ने अनिच्छा से कांपती आवाज में कहा। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, तुम एक महान सम्राट बन सकते थे, लेकिन ये दुनिया तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के साथ बहुत क्रूरता से पेश आती है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो हमें उस संप्रदाय के साथ युद्ध करना पड़ेगा। मेरे पुत्र के जीवन से ज्यादा मेरा राजकर्तव्य महत्वपूर्ण है। युद्ध में केवल आम नागरिक ही पीड़ित होते हैं, मेरे बच्चे। बूढ़ा व्यक्ति अपने भावों को और नहीं रोक सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे अपने राष्ट्र को युद्ध से बचाने के लिए अपने पुत्र को मारना पड़ा। अपने पिता को रोते देख युवक केवल आह भर सका। मुझे एक कमजोर पिता होने के लिए क्षमा कर दो। यदि अगला जन्म हो तो आशा है कि तुम मेरे जैसे नहीं बल्कि एक बहादुर पिता के घर जन्म लोगे, बूढ़े ने कहा, अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे अपने सीने के घाव पर चला दिया। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर भगवान है तो कृपया मुझे एक मौका दें। ये उस युवक के अंतिम विचार थे, इससे पहले कि वह मृत्यु के मुंह में समा जाए। अपने बेटे को मरते देख बूढ़ा आदमी नीचे गिर पड़ा। वह रोने लगा। तुमने सही किया। अचानक कहीं से एक लबादा पहने हुए आदमी प्रकट हुआ और कर्कश आवाज में बोला। बूढ़े आदमी ने कंकाल को गुस्से भरी निगाहों से देखा, मानो उसे जान से मार देना चाहता हो। बूढ़े आदमी की घूरती निगाहें देखकर वह आदमी हंस पड़ा। यहाँ से चले जाओ, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ, बूढ़े आदमी ने अपने बेटे के शव को पकड़े हुए चिल्लाकर कहा। हे, कंकाल गायब हो गया, लेकिन उसकी भयावह हंसी अभी भी आसपास गूंज रही थी। तारांकन तारांकन तारांकन। क्या मैं मर नहीं गया था? वह युवक, जिसे लगा था कि वह मर चुका है, अचानक एक जर्जर झोपड़ी के सामने खड़ा देखकर चौंक उठा। उसने ऊपर देखा तो झोपड़ी के ऊपर 3 विशाल सुनहरे अक्षर चमक रहे थे, द फर्स्ट स्टोव। अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक आदमी दरवाजे से बाहर आया और उसके पीछे एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली चल रही थी।
ओह, एक आत्मा का रूप, बिल्ली ने उसे देखकर कहा। बेहद खूबसूरत। अजनबी को देखते ही अचानक उसके मन में यह विचार आया। हेलो, ये कहाँ है? युवक ने दबी आवाज में नीचे देखते हुए पूछा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस आदमी की ओर देखे, क्योंकि जब वह दरवाजे से बाहर आया था तो गलती से उसकी नज़र उस युवक की आंखों में पड़ गई थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। डर के मारे उसकी हिम्मत ये पूछने की भी नहीं हुई कि बिल्ली कैसे बोल सकती है। रुको, मुझे तुम्हारा जीवन देखने दो, उस व्यक्ति ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दिया और भावहीन होकर बोला। तो, मरने से पहले तुम्हारा नाम जॉर्ज था? फिर वह व्यक्ति अचानक उससे बोला। उसने अनजाने में सिर हिलाया और फिर अपने शरीर की इस स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया से चकित रह गया। स्वागत है, प्रिय ग्राहक, उस आदमी ने अचानक उसका स्वागत किया। फिर वह मुड़ा और दुकान में वापस चला गया। बिल्ली भी उसके पीछे पीछे चली गई। जॉर्ज अनजाने में उस आदमी के पीछे दुकान में चला गया। वह रुकना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं माने और उस आदमी के पीछे पीछे चलते रहे मानो दुकान में उसके लिए कोई अनमोल चीज़ हो। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियाँ। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। फ्री वेब नॉवल कॉम पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप, गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें। मुफ्त वेब उपन्यास। घर पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 2 स्टोव उत्पाद। पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 2 स्टोव उत्पाद। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जॉर्ज उस आदमी के पीछे पीछे झोपड़ी में घुस गया। झोपड़ी बाहर से और अंदर से भी छोटी सी लग रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह पूरे ब्रह्मांड को भी इसके अंदर संभाले तो भी यह ऐसी ही दिखेगी। फिर जॉर्ज ने डरते हुए चारों ओर देखा और इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें देखकर हैरान रह गया। अलमारियों पर रखी किसी भी चीज के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वह सब कुछ छीनकर भाग जाए। जब उस आदमी ने मुड़कर उसकी ओर देखा तो उसके सारे विचार गायब हो गए। डर के मारे जॉर्ज ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस आदमी ने कहा। जॉर्ज की आत्मा को मानो कोई आदेश मिला हो, वैसे ही शांति मिली। वह अजनबी से और भी ज्यादा डरने लगा। मैं आकेश हूँ, ये लिली है। आकेश नाम के उस व्यक्ति ने अपना और बिल्ली का परिचय दिया। फिर उसने चुटकी बजाई और हवा में से एक कुर्सी प्रकट हो गई। आकेश ने जॉर्ज को बैठने का इशारा किया। जॉर्ज ने सिर हिलाया और उस नई बनी कुर्सी पर बैठ गया। तो, तुम क्या खरीदना चाहते हो? आकाश ने जॉर्ज से पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरा नाम कैसे पता चला और मैं यहाँ कैसे आया? जॉर्ज ने डरते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। तुमने भगवान से मदद मांगी थी, इसलिए वह तुम्हें मेरी दुकान पर ले आए, आकाश ने जवाब दिया। मुड़ा और अलमारियों से वो चीजें निकालने लगा जिनकी जॉर्ज को जरूरत हो सकती थी। जॉर्ज जवाब सुनकर अवाक रह गया। तो क्या आप भगवान हैं? जॉर्ज ने उससे पूछा। नहीं, मैं तो बस एक दुकान का मालिक हूँ, आकाश ने बिना पीछे मुड़े ही जवाब दिया। ये बिल्ली कैसे बोल सकती है? जॉर्ज ने दुकानदार से पूछा, क्योंकि दुकानदार उसके सवालों से बेपरवाह दिख रहा था। जैसे तुम और मैं कर सकते हैं, आकाश ने सीधे सीधे जवाब दिया। अगला सवाल जॉर्ज के गले में अटक गया। अगर बिल्लियां बोल सकती तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बिल्ली क्यों नहीं देखी? वह मन ही मन चिल्लाया, लेकिन जोर से बोला नहीं। तभी अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा हो। उसने चारों ओर देखा और लिली को अपनी ओर घूरते हुए पाया। लिली, ऐसा मत करो, आकेश ने आदेश दिया। लिली ने उपहास किया और उसे घूरना बंद कर दिया। इसके बाद जॉर्ज ने गहरी सांस ली। धन्यवाद सीनियर, जॉर्ज ने आकाश को धन्यवाद कहा। आकाश ने उसके धन्यवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप अंतरिक्ष में कैसे जीवित रह सकते हैं सीनियर? जॉर्ज ने फिर एक और सवाल पूछा, क्योंकि उसने अंतरिक्ष में किसी के जीवित रहने के बारे में कभी नहीं सुना था। अंतरिक्ष में लटकी हुई झोपड़ी में रहने की तो बात ही छोड़िए। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी दुनिया में जीवित रह सकते हो, आकाश ने जवाब दिया। जॉर्ज को इस सीधे सादे जवाब से ऐसा लगा जैसे उसे खून की खांसी आ रही हो। कुछ देर चुप रहने के बाद जॉर्ज ने पूछा, क्या मैं मर गया हूँ सीनियर? आकेश ने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। अगर तुम्हारी जाति में एक से ज्यादा जीवन है तो तुम अभी मरे नहीं हो। जॉर्ज ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, तो मुझे जाने दो। एक मरे हुए आदमी को क्या चाहिए? उसने आह भरते हुए कहा। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। आकाश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, मुड़ा, अपने हाथ हिलाए और जॉर्ज के सामने अजीबोगरीब चीजें तैरने लगीं। अचानक अजीबोगरीब चीजों को हवा में तैरते देख जॉर्ज दंग रह गया। उसे लगा मानो वह अपने सामने की हर चीज छीन लेना चाहता हो, लेकिन उसने अपने हाथ रोक लिए। उलझन में उसने पूछा, क्या ये चीजें मेरे लिए हैं सीनियर? हाँ, ये सब मेरी दुकान के उत्पाद हैं। अगर आप इन्हें खरीद सकते हैं तो खरीद सकते हैं, आकाश ने जवाब दिया और उंगलियां चटकाईं। अचानक सोने की गोली से भरी एक बोतल मानो सजीव हो उठी। ये प्रतिभा पुनर्जन्म की गोली है।
अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म उच्चतर लोकों में होगा और तुम्हें ऐसी शारीरिक प्रतिभा प्राप्त होगी जो स्वर्ग से चुने गए लोगों से भी कहीं अधिक होगी। आकाश ने गोली की ओर इशारा करते हुए उसके गुण बताए। गोली की विशेषताओं के बारे में सुनकर जॉर्ज का मुंह खुला रह गया। गोली को देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। वह दवा छीनकर खाना चाहता था लेकिन उंगली बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह भुगतान के तरीके के बारे में पूछना भी भूल गया। आकेश ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने चुटकी बजाई और एक और बोतल बाहर निकली जिसमें लाल घेरे वाली हरी गोली थी। ये पुनर्जीवन की शक्ति बढ़ाने वाली गोली है। अगर तुम इसे खाओगे तो तुम उसी जगह पर पुनर्जीवित हो जाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु हुई थी और तुम्हारी साधना का स्तर बिना किसी सीमा के एक बढ़ जाएगा, आकेश ने समझाया। जॉर्ज ने सिर हिलाया। उसे इस गोली की ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि एक स्तर बढ़ने के बाद भी वह मरे हुओं के संप्रदाय के लिए बहुत कमजोर ही रहेगा। ये पुनर्जीवन प्रतिभा की गोली है। अगर आप ये गोली खाएंगे तो आप पुनर्जीवित हो जाएंगे और आपको ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा प्राप्त होगी। आकाश ने उसी रंग की लेकिन लाल घेरे के बजाय सुनहरे घेरे वाली अगली गोली की ओर इशारा करते हुए समझाया। इसके बाद आकाश ने अलग अलग तरह की गोलियों के बारे में बताना जारी रखा। जॉर्ज गोलियों के बारे में जितना सुनता गया उतना ही हैरान होता गया। आकाश द्वारा बताई गई गोलियों में से एक गोली तो विशेष रूप से भयानक थी। उस गोली का नाम था सबसे शक्तिशाली गोली। अगर कोई इसका इस्तेमाल करता तो वह अपने ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन सकता था। गोलियों के बाद अब खजाने की बारी थी। इस बार अजीबोगरीब चीजों के समूह से एक अपारदर्शी गोला निकला। यह एक नरक अग्नि जादूगर का भ्रूण है। यदि तुम अपनी आत्मा को इस भ्रूण के साथ मिलाओगे तो तुम्हें एक नया शरीर मिलेगा और इस शरीर का नरक अग्नि पर पूर्ण नियंत्रण होगा। एक बार आग जलने लगे तो वह कभी बुझेगी नहीं। आकेश ने गोले की विशेषताओं के बारे में बताया। वह गोला भी एक अनूठा खजाना था लेकिन गोलियों के बारे में सुनने के बाद जॉर्ज को वह भ्रूण बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लगा। आकेश ने फिर से उंगलियां चटकाईं और इस बार एक काली तलवार बाहर निकली। ये ब्लडहॉर्न तलवार है जो कैसलान के रक्त और सीम के मिश्रण से बनी है। ये तलवार युद्ध के दौरान रक्त को सोख सकती है और बिना किसी दुष्प्रभाव के आपको तब तक मजबूत बनाएगी जब तक आप कैसलान के स्तर तक नहीं पहुंच जाते। उसने तलवार की विशेषताओं का वर्णन किया। सीनियर, कैसलान का स्तर क्या था? जॉर्ज ने शेर के स्तर के बारे में जानने की उत्सुकता जताते हुए पूछा। साधना के स्तर में, आकाश ने पूछा, क्योंकि मल्टीवर्स में कई शक्ति प्रणालियां थीं। जॉर्ज ने सिर हिलाया। स्वर्गीय सम्राट, आकेश ने उत्तर दिया, मैंने इस स्तर के बारे में कभी नहीं सुना। सीनियर, जॉर्ज ने पूछा। क्योंकि तुम और तुम्हारा ब्रह्मांड बहुत कमजोर हो, आकाश ने सीधे सीधे जवाब दिया। स्वर्गीय सम्राट, तुम्हारी साधना प्रणाली में सर्वोच्च ज्ञात स्तर है, आकाश ने आगे कहा। यह सुनकर जॉर्ज का मुंह खुला रह गया। उसकी नज़रों में तलवार का मूल्य अचानक आसमान छू गया। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियां। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। फ्री वेब नॉवल कॉम पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप, गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें। मुफ्त वेब उपन्यास। घर पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 3 विकल्प। पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 3 विकल्प। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। समय बीतता गया। आकाश विभिन्न खजानों की विशेषताओं के बारे में बताता रहा। अब बस आखिरी चीज बची थी। जॉर्ज की हथेली के आकार की एक सोने की डिस्क प्रकट हुई। उसने तुरंत अपनी आंखें ढक लीं। डिस्क इतनी चमकदार थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं, भले ही वह अपनी आत्मा के रूप में था। इस उपकरण को ऊर्जा प्रणाली कहते हैं। ये प्रणाली आपकी आत्मा को एक नई दुनिया में ले जाएगी और जब तक आपके पास पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने की शक्ति है तब तक यह आपको असीमित रूप से शक्तिशाली बनने देगी। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बन सकते हैं। यह इस संग्रह का सबसे अनमोल खजाना है। उन्होंने उस सुनहरी डिस्क की आश्चर्यजनक विशेषताओं का वर्णन किया। ऊर्जा प्रणाली के बारे में सुनकर जॉर्ज ने गहरी सांस ली। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस तरह का खजाना भी मौजूद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह आकेश के पास मौजूद सबसे बेहतरीन खजाना भी नहीं था। ये तो बस उसे पेश किया गया सबसे बेहतरीन खजाना था। तो तुम क्या खरीदना चाहते हो? फिर आकाश ने जॉर्ज से पूछा और उसकी ओर देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा। अचानक जॉर्ज अपनी तंद्रा से जागा। परिचय के दौरान वह भूल गया था कि उसे कुछ चीजें खरीदनी हैं। यह कोई उपहार नहीं था। उसने आकाश की ओर देखा और फिर अपने सामने रखे बहुमूल्य खजानों को देखा। निराशा भरी आह उसके मुंह से निकली। मेरे पास पैसे नहीं हैं, सीनियर, जॉर्ज ने शर्मिंदा होकर आकेश से कहा। आकेश जॉर्ज को ऐसे घूर रहा था जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हो। जॉर्ज का चेहरा उसकी घूरती निगाहों से लाल हो गया। जब से आए हो बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ रहे हो? अब तो मुझे भी मूर्ख समझने लगे हो। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। एक मरे हुए आदमी के पास पैसे कैसे हो सकते हैं? आकेश ने सख्त चेहरे से जवाब दिया। जॉर्ज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे।
उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बिल्ली बोल सकती है और तुम अंतरिक्ष में रहते हो, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे सवाल बेवकूफ़ी भरे हैं। तुम्हें लगता है कि पैसे से ये सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। इस दुकान से जो भी कीमती सामान खरीदते हो उसके लिए तुम्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। आकाश ने जॉर्ज का मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर सामान खरीदने की शर्त समझाई। जॉर्ज ने उपहास को अनसुना कर दिया। वरिष्ठ, इस लॉट में सबसे सस्ती चीज़ खरीदने की क्या शर्त है? जॉर्ज ने खरीदने का तरीका सुनने के बाद पूछा। आकेश ने भ्रूण की ओर इशारा करते हुए समझाया, ये सबसे सस्ता है। इसके लिए आपको 30 साल में एक सुपर क्लिष्ट कोर को चुकाने के लिए ही पैसे की जरूरत होगी। धत्तेरे की! जॉर्ज खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्ला उठा, अपना आपा खोने के लिए मुझे माफ़ कर दो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफ़ी मांग ली ताकि आकाश को गुस्सा न आए। कोई बात नहीं, ऐसा करने वाले आप पहले नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कोई इन अनमोल चीज़ों को सस्ता कैसे समझ सकता है, आकाश ने टिप्पणी की, क्योंकि सबसे कम कीमत सुनकर भी हर ग्राहक अपना आपा खो बैठा। लेकिन एक सुपर क्लिष्ट कोर! जॉर्ज अभी भी कीमतों के बारे में शिकायत करना चाहता था, लेकिन जब लिली ने उसे घूरकर देखा तो उसके शब्द गले में अटक गए। मुझे लगा था कि पुनर्जीवन देने वाली गोली सबसे सस्ती होगी। जॉर्ज ने फिर एक और सवाल पूछा, क्योंकि वह लिली के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था। मैंने तुमसे कहा था, वो बेवकूफ़ है। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि उसे यहाँ लाया ही क्यों गया। लिली ने बचकानी आवाज़ में जॉर्ज पर ताना मारा। जॉर्ज को लिली की आवाज़ सुनकर उसका चेहरा मसलने का बहुत मन कर रहा था। मानो लिली उसके मन की बात समझ गई हो। उसने उस पर फुफकारा और अपने चमकदार और नुकीले पंजे दिखा दिए। बस करो, हम व्यापार कर रहे हैं लिली, आकेश ने आदेश दिया। लिली ने उपहास किया और हॉल से चली गई। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की कोशिश भी नहीं करूंगा, आकेश ने फिर जॉर्ज से कहा। जॉर्ज ने इस जवाब पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। लगता है ये बुजुर्ग बहुत मूडी हैं, उसने मन ही मन सोचा। इस स्वर्णिम शिला की कीमत कितनी है महोदय? उसने स्वर्णिम शिला की ओर इशारा करते हुए पूछा। क्या आप वाकई यह जानना चाहते हैं? आकाश ने ऐसे पूछा मानो उसे जॉर्ज की आने वाली प्रतिक्रिया का पूरा अंदाजा हो। आकेश के सवाल पर जॉर्ज ने सिर हिलाया। ठीक है, इसमें प्रतिदिन 108 यूनिवर्सल कोर लगते हैं, 108 दिनों तक, आकेश ने भावहीनता से उत्तर दिया। जॉर्ज ने पूरा बयान सुना ही नहीं, क्योंकि सार्वभौमिक मूल के बाद उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसके बाद वह कुछ देर तक चुप रहा। तो क्या आप अन्य खजानों गोलियों की कीमतें जानना चाहते हैं? आकाश ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। जॉर्ज ने अपना सिर हिलाया। वह अब और मनमानी कीमतें नहीं सुन सकता था। वरिष्ठ, अगर मैं भुगतान करने में असमर्थ रहा तो क्या होगा? जॉर्ज ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। तुम ये सुनना नहीं चाहोगे, आकेश ने भावहीनता से जवाब दिया। लेकिन जॉर्ज के आसपास का वातावरण अचानक जानलेवा हो गया। डर के मारे उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसने जैसे ही सांस ली, वह जानलेवा माहौल गायब हो गया। लेकिन आपको भुगतान न कर पाने या महंगे दाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इस दुकान से कुछ खरीदते हैं तो आपको हमेशा भुगतान की गई राशि से अधिक लाभ होता है, आकाश ने समझाया। जॉर्ज चुप हो गया। घंटों सोचने के बाद जॉर्ज ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। आकाश ने भी उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि यह फैसला जॉर्ज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने कांपती उंगलियों से भ्रूण की ओर इशारा करते हुए आकाश से कहा, मैं इसे ले लूंगा सीनियर। आकेश ने सिर हिलाया और उंगलियां चटकाईं। फिर अचानक उसके सामने भूरे रंग की एक जानवर की खाल प्रकट हुई। खून के रंग के शब्द कागज पर ऐसे उभरने लगे मानो कोई लिख रहा हो। कुछ ही सेकंड में दस्तावेज पूरा हो गया। आकेश ने जॉर्ज को जानवर की खाल दी। जॉर्ज ने उसे आदरपूर्वक लिया और पूरा दस्तावेज पढ़ा। अनुबंध बहुत कठोर नहीं था, लेकिन शुरुआती बिंदु उसे उलझन में डाल रहा था। उलझन में पढ़कर उसने आकेश की ओर देखा और पूछा, ओह सीनियर, दस्तावेज में लिखा है कि मुझे नरक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और मुझे वहीं से शुरुआत करनी होगी। नरक की आग तो नरक की आग ही है, तो फिर उसकी ट्रेनिंग के लिए और कहाँ जाओगे? आकाश ने भावहीनता से जवाब दिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका यह नरक में रहना स्थायी नहीं है। प्रशिक्षण और शक्ति प्राप्त करने के बाद आप जब चाहें नरक से बाहर निकल सकते हैं, उन्होंने आगे कहा। लेकिन सीनियर, मैंने सुना है कि नरक से कोई वापसी नहीं होती, जॉर्ज ने अपने संदेह व्यक्त किए। जनजात निवासी जो तुम्हारी तरह कमजोर हैं, वे वहां से निकल नहीं सकते ताकि तुम्हारी तरह के कमजोर ब्रह्मांड जीवित रह सकें। तुम बस वहां जा रहे हो, और अगर तुम काफी शक्तिशाली हो तो कोई भी वहां से निकल सकता है। अंततः सब कुछ शक्ति पर ही निर्भर करता है। नरक तो बस ब्रह्मांडों के समूहों में से एक है, आकाश ने समझाया। यह आपके लिए तो सिर्फ एक मामला है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए नहीं। जॉर्ज ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन जवाब को स्वीकार करने के लिए वह मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे विचार नहीं सुन सकता? आकाश ने अचानक पूछा। अचानक जॉर्ज के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई।
माफ़ कीजिए सीनियर, मेरा इरादा आपका अपमान करने का नहीं था। जॉर्ज ने डर के मारे पसीना बहाते हुए माफ़ी मांगी। अगर तुम तैयार हो तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करो, आकाश ने उसकी माफ़ी को नज़रअंदाज करते हुए उसे आदेश दिया। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियाँ। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। फ्री वेब नॉवल कॉम पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप, गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें। मुफ्त वेब उपन्यास। घर पहली स्टो प्रणाली अध्याय 4 अनुबंध। पहली स्टो प्रणाली अध्याय 4 अनुबंध। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जॉर्ज को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का तरीका नहीं पता था, इसलिए उसने पूछा, मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर कैसे करूं? मैं तो एक आत्मा हूं, मेरे शरीर में खून नहीं है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करना इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस मन ही मन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में सोचना है और आपका नाम अनुबंध पर आ जाएगा, आकाश ने उत्तर दिया। जॉर्ज ने सिर हिलाया और मन ही मन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में सोचने लगा। अचानक हुए दर्द से जॉर्ज कराह उठा। दर्द क्षणिक था लेकिन तीव्र था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को काट रहा हो। दर्द कम होने के बाद अनुबंध में उसके नाम के नीचे उसकी आत्मा का गहरा लाल रंग दिखाई दिया। आकेश ने अनुबंध वापस ले लिया। अचानक आकाश में एक विशालकाय ऊर्ध्वाधर आंख प्रकट हुई। उस रहस्यमय आंख वाले राक्षस की काली पुतलियां सफ़ेद थीं। उस राक्षस के बाएं और दाएं दोनों ओर 16 छोटे छोटे पंख थे। ऊर्ध्वाधर आंख ने सीधे जॉर्ज और अनुबंध पर नजर डाली। आंख के देखने पर जॉर्ज का पूरा शरीर कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वह बर्फीले तूफान में नंगा खड़ा हो। कुछ ही सेकंड में अनुबंध धीरे धीरे गायब होने लगा। अनुबंध के पूरी तरह गायब होने के बाद राक्षस भी गायब हो गया। ऊर्ध्वाधर आंख के गायब होने के बाद जॉर्ज के दिमाग में लाल रंग की आभा वाली एक काली घड़ी दिखाई दी। वो क्या था सीनियर? जॉर्ज ने कांपते हुए आकाश से पूछा, क्योंकि वह उस एहसास के बारे में सोचकर अभी भी डर से कांप रहा था। ओह, ये कॉस्मॉस कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट था। ये बीस्ट पूरे मल्टीवर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स का अवलोकन करता है, आकेश ने उस बीस्ट के बारे में बताया। तुम्हारे दिमाग में एक टाइमर जरूर आया होगा, उसने फिर जॉर्ज से पूछा। जॉर्ज ने सिर हिलाया, समय सीमा पार मत करना, वरना तुम्हें उस राक्षस के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। फिर आकेश ने उसे सख्ती से चेतावनी दी। जॉर्ज ने सिर हिलाकर अपनी समझ दर्शाई, मानो वह चोंच मार रहा हो। क्या तुम अनुबंध तोड़ने का कोई तरीका जानना चाहते हो? तभी आकेश ने अचानक जॉर्ज से पूछा। यह एक अप्रत्याशित सवाल था जिसने जॉर्ज को अवाक कर दिया। उसने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि शायद दुकान का मालिक उसकी परीक्षा ले रहा हो। चिंता मत करो, यह कोई परीक्षा नहीं है, जॉर्ज के विचारों को देखकर आकाश ने समझाया। जॉर्ज ने अब भी अपना सिर हिलाया। वह सचमुच जानना नहीं चाहता था। जिस क्षण उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उसी क्षण वह शुल्क चुकाने के लिए बाध्य हो गया था। जॉर्ज के दृढ़ इनकार को देखकर आकेश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछते हो, लेकिन तुम एक ईमानदार इंसान हो, उसने जॉर्ज की तारीफ की। वरिष्ठ, आप भी सामान्य व्यक्ति की तरह मुस्कुराए, जॉर्ज ने अचानक कहा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सीमा से अधिक बोल दिया है, इसलिए उसे असहज महसूस होने लगा। आकेश ने उसकी माफ़ी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और भ्रूण उसे सौंप दिया। जैसे ही जॉर्ज ने धीरे से उस भ्रूण को लिया, उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। भुगतान करने की समय सीमा 30 साल है और याद रखें, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। या तो समय पर भुगतान करें या परिणाम भुगतें, आकाश ने जॉर्ज को सख्ती से चेतावनी दी। इससे पहले कि जॉर्ज धन्यवाद कह पाता, आकाश ने हाथ हिलाया। जॉर्ज और भ्रूण दोनों अचानक दुकान से गायब हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि वह भुगतान कर पाएगा? जॉर्ज के जाने के बाद जब लिली वापस आकाश के कंधे पर लौटी तो एक बचकानी आवाज ने पूछा। उसे करना ही पड़ा, आकाश ने भावहीनता से हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। इसके बाद बाहर पड़ी सारी चीज़ें अपने आप ही अपनी अपनी अलमारियों में वापस चली गईं। तुम मुस्कुराए। लिली उसके सिर पर कूद पड़ी और पूछा। हाँ, वह भोला और नेक दिल है, लेकिन दुनिया को उसके जैसे लोगों की ज़रूरत है, आकाश ने जवाब दिया। वो भी बेवकूफ़ है, लिली ने आगे कहा। आकेश ने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। चलिए, परस्यूट ऑफ इटर्नल का नवीनतम अध्याय पढ़ते हैं, आकेश ने घोषणा की। अगर आप मुझे भविष्य देखने देंगे तो हम पूरी कहानी पढ़ सकते हैं, लिली ने बुदबुदाते हुए कहा। और इसमें क्या मज़ा आएगा? आकेश ने लिली के छोटे से सिर पर हल्के से थपथपाते हुए जवाब दिया। नरक के लघु लोकों में से एक। वह बंजर भूमि थी जहां जीवन का कोई निशान नहीं दिखाई देता था। क्या हुआ? जॉर्ज ने हैरानी से कहा जब उसने अचानक खुद को एक अलग ही वातावरण में पाया। सीनियर ने मुझे चेतावनी तक नहीं दी, जॉर्ज ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ धीरे से कहा। उसे भ्रूण अपने पास नहीं दिखा, इसलिए उसने उसे इधर उधर ढूंढा। अंत में उसे भ्रूण अपने बगल में जमीन पर पड़ा मिला। भ्रूण का उपयोग करने का तरीका अचानक उसके दिमाग में आया। वरिष्ठ ने ऐसा कब किया?
उसने भयभीत होकर बुदबुदाया। आकाश के लिए उसका डर और भी बढ़ गया। उसने गोले के 7 अलग अलग हिस्सों पर भ्रूण को 7 बार छुआ। इसके बाद भ्रूण गहरे लाल रंग से चमकने लगा। भ्रूण ने अचानक जॉर्ज की आत्मा को अपने भीतर समा लिया। आह! जॉर्ज दर्द से चीख उठा। दर्द अचानक और बहुत तेज था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चींटियां धीरे धीरे उसकी आत्मा को नोच रही हों। उसका पूरा शरीर बन रहा था, इसलिए यह प्रक्रिया घंटों तक चलती रही। समय बीतने के साथ दर्द और भी बढ़ गया। दर्द के मारे उसने बीच में ही प्रक्रिया रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध भी प्रक्रिया जारी रही। जब उसका पूरा शरीर बन गया तो अंततः दर्द कम हो गया। कुछ मिनटों तक दर्द न होने पर उसने कराहते हुए पूछा, क्या ये पूरा हो गया? अरे, मेरा हाथ लाल क्यों हो गया है? और मेरा हाथ इतना बड़ा क्यों हो गया है? जब उसने देखा कि उसका हाथ बहुत बड़ा और लाल हो गया है, तो वह अचानक चिल्ला उठा। वह झटपट उठ खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि उसका पूरा शरीर लाल हो गया है। फिर उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुआ और दंग रह गया। मैं कौन सा जानवर बन गया हूँ? उसने हैरानी से कहा, क्योंकि उसे अपना चेहरा खुरदरा महसूस हो रहा था और उसकी दोनों बाहों के चीकू पर 2 छोटे सींग निकले हुए थे। क्या मेरी लंबाई भी बढ़ गई है? खड़े होने पर उसे खुद ही अपनी लंबाई ज्यादा लगने लगी। मेरा लिंग कहाँ है? उसने भयानक चेहरे के साथ चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वहां उसे केवल एक सपाट जगह दिखाई दी। उसने कुछ निकलने की उम्मीद में वहां उंगली से छूने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ देर तक निराश रहने के बाद उसने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे पहले आसपास के इलाके का जायजा लेना चाहिए, बजाय खुद को देखने के। वह एक अनजान खुले मैदान में था, और वह भी नरक में। किसी सुरक्षित जगह पर जाकर वह अपने शरीर और शक्ति के बारे में कभी भी पता लगा सकता था। अगर कोई शक्तिशाली प्राणी यहाँ आ भी जाए तो उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि इस खुले मैदान में उसकी मृत्यु कैसे हुई। चलते समय उसे बहुत असहजता हो रही थी, क्योंकि यह उसका बिल्कुल अलग शरीर था और यहाँ तक कि उसके पिछले मानव शरीर से उसकी शारीरिक बनावट भी भिन्न थी। वह घंटों तक चलता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि नरक में सूरज कभी नहीं निकलता। कई घंटों बाद थकान के कारण वह रुक गया और बंजर जमीन पर बैठ गया। उसकी पलकें अचानक भारी होने लगीं। वह जागते रहना चाहता था, पर जाग नहीं पा रहा था। अंततः जागते रहने की व्यर्थ कोशिश के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियां। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। फ्री वेब नॉवल कॉम पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप। गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें। मुफ्त वेब उपन्यास। घर पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 5 बदला। पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 5 बदला। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। नरक में रात का साया छाया रहता था, इसलिए दिन और रात में फर्क करना नामुमकिन था। जब जॉर्ज जागा तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी देर सोया था। तभी उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद दिखाई देने वाला टाइमर याद आया। उसने टाइमर के बारे में सोचा और अचानक वह उसके दिमाग में कौंध गया। टाइमर पर 29 घंटे 11 मिनट 19 सेकंड का समय दिख रहा था, जिसमें वर्ष, महीने, दिन का प्रारूप था। धिक्कार है, मैं लगातार 12 दिन सोता रहा। भगवान का शुक्र है मैं अभी भी जीवित हूँ, उसने हैरानी से कहा। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि इतने लंबे समय तक खुले में रहने के बावजूद वह जिंदा था। अचानक उसके मन में नरक की आग को देखने का एक जरूरी ख्याल आया। वह अपने विचारों में खो गया और नरक की आग के बारे में सोचने लगा। तभी उसके हाथ में रात से भी ज्यादा काली एक छोटी सी आग उभर आई। उस आग ने जॉर्ज की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसे अचानक नरक की आग में जलने का भ्रम हुआ। डर के मारे उसने नरक की आग को पीछे खींच लिया। जॉर्ज अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चीखने लगा। दर्द कम होने के बाद उसके मन में नरक की आग पर नियंत्रण से जुड़ी नई यादें उभरने लगीं। इन यादों में साधना से भिन्न एक शक्ति प्रणाली, जादूगर प्रणाली की जानकारी भी शामिल थी। स्मृति ने बताया कि इस ब्रह्मांड में जादूगर प्रणाली के 11 स्तर हैं। 11वें स्तर का जादूगर स्वर्गीय सम्राट के समकक्ष होता है। केवल कुछ ही प्राणी 11वें स्तर के जादूगर बन पाए हैं। जादूगर प्रणाली में 11वां स्तर अमरता का स्तर था। अपने वर्तमान शरीर में जॉर्ज मैच सिस्टम के अनुसार प्राथमिक स्तर का 4थे दर्जे का जादूगर था। मैं जन्म से ही प्रारंभिक आत्मा निर्माण साधक के समकक्ष हूँ, उसने साधना प्रणाली और मैच सिस्टम की तुलना करते हुए कहा। मरे हुओं के संप्रदाय का नेता केवल एक उन्नत आत्मा निर्माण साधक था। उस स्मृति में लेवल 11 हेल्फायर मेज बनने का पूरा ज्ञान समाहित था। इस ज्ञान के लिए सिर्फ एक सुपर अक्लिस्ट कोर चाहिए, उसने बुदबुदाया, क्योंकि जो कीमत उसे महंगी लग रही थी वह उत्पाद के मुकाबले कुछ भी नहीं निकली। उसने अपनी स्मृति से नरक के बारे में भी बहुत कुछ सीखा था। सौभाग्य से या संयोगवश उसके पास उस दुनिया के बारे में जानकारी थी जिसमें वह वर्तमान में था। इस दुनिया को सुखालोक कहा जाता है।
ये दुनिया बाहर से बंजर दिखती थी, लेकिन ये बेकार नहीं थी क्योंकि इस दुनिया के निवासी भूमिगत रहते थे। इस दुनिया के निवासियों को हेलेंस कहा जाता था। उनकी शारीरिक संरचना रेड स्टार पर पाई जाने वाली छोटी काली चींटियों जैसी थी, लेकिन हेलेंस आकार में बड़े और शक्तिशाली थे। सुखा एक निम्न स्तर की दुनिया है जहां उच्चतम स्तर का प्राणी तीसरे स्तर के जादूगर के बराबर हो सकता है। इसके अलावा उसे ये भी पता चला कि उसका वर्तमान शरीर किस जाति का है। वह नरक के मध्यम वर्ग के प्राणियों में से एक इन्फेनल्स जाति का था। फिलहाल वह एक साधारण इन्फेनल था क्योंकि उसके केवल 2 सींग थे। जैसे जैसे उसके सींग बढ़ेंगे, इन्फेनल कबीले में उसका रुतबा भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि वह पहले से ही सबसे शक्तिशाली था, इसलिए जब तक वह इस ग्रह पर है उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने इस दुनिया को जीतने का फैसला किया ताकि वह खुद को लेवल 5 तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी सामग्री जुटा सके और फिर नरक लोक की ओर प्रस्थान कर सके। सुखा पर विजय प्राप्त करने में उसे केवल 3 दिन लगे। इसके बाद उसने सुखा में 1 वर्ष तक ध्यान किया और सफलतापूर्वक चौथे स्तर तक पहुंच गया। सुखा में उसके लिए 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। इसके बाद वह वहां से चला गया। सुखा के सभी हेलेंतों ने जॉर्ज के जाने पर शोक व्यक्त किया क्योंकि वह एक अच्छा राजा था और उच्च जाति से संबंधित था। तब से 20 साल बीत चुके हैं। जॉर्ज पूरी तरह बदल चुका है। उसका आकार पहले से 10 गुना बढ़ गया है। उसके सिर पर सींगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। अब वह एक शाही नरकवासी बन चुका है और 10 लाख प्रकाश वर्ष से भी अधिक विशाल आकाशगंगा पर उसका नियंत्रण है। उसका लिंग भी वापस आ गया है क्योंकि केवल शाही नरकवासियों में ही प्रजनन की क्षमता होती है। इन 20 वर्षों के दौरान उन्होंने असाधारण रूप से सुधार किया है क्योंकि वर्तमान में वे लेवल 8 के एक शीर्ष जादूगर हैं। जॉर्ज के व्यक्तित्व में भी जबरदस्त बदलाव आ चुका है। यहाँ तक कि उसके व्यक्तित्व में भी क्रूरता झलकती है क्योंकि नरक तो क्रूर ही होता है। इस साल जॉर्ज ने नरक छोड़कर बदला लेने का फैसला किया। वह अपने मूल ब्रह्मांड में पहले से ही सबसे शक्तिशाली था। उसका ब्रह्मांड केवल साधकों के लिए था और उसके ब्रह्मांड में साधना का उच्चतम स्तर शून्य निर्माण वॉइड फोर्जिंग था, जो केवल एक स्तर 7 के जादूगर के बराबर था। वह नरक के प्राणी के रूप में अपने ग्रह पर वापस नहीं लौट सकता था क्योंकि नरक के प्राणियों से हर जगह भय फैला हुआ था। लेकिन उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसकी स्मृति में एक ऐसी कला थी जिसका उपयोग करके वह स्वयं को मनुष्य में परिवर्तित कर सकता था। समय तेजी से बीत गया। रेड स्टार ने जॉर्ज का स्वागत किया। रेड स्टार पहले से बहुत बदल चुका था। वह अपने राज्य एम्पायरियन की राजधानी में लौटा, लेकिन उसे वहां एक वीरान शहर मिला। चूंकि वह ब्रह्मांड की सीमा से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका है, इसलिए वह ब्रह्मांड के नियमों में हस्तक्षेप कर सकता है। उसने इस भूतिया शहर के रहस्य को जानने के लिए समय का हेरफेर किया। समय जॉर्ज की मृत्यु के 10 दिन बाद के समय में लौट गया। राजा अपने बेटे की हत्या का कष्ट सहन नहीं कर सका, इसलिए वह बीमार पड़ गया। मरे हुओं के समूह ने राजा के स्वास्थ्य की जानकारी राज्य में स्थित विभिन्न गुटों में फैला दी। विभिन्न गुटों ने राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। राजा अपनी मृत्युशैया पर थे और उनका सबसे छोटा पुत्र युद्ध के लिए बहुत छोटा था, इसलिए राज्य के सैनिक गुटों के संयुक्त हमले को रोकने में असमर्थ रहे। देखते ही देखते राज्य का पतन हो गया। गुटों के बीच संघर्ष शुरू होने में देर नहीं लगी। गुटों के बीच युद्ध कई वर्षों तक चला। अंत में केवल एक ही गुट बचा रहा। बाकी सभी गुट दूसरे राज्यों में भाग गए। विजयी गुट ने एक नया राज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन मरे हुओं के संप्रदाय के अप्रत्याशित हमले के परिणामस्वरूप उस गुट से संबंधित सभी लोग मारे गए। जॉर्ज ने पिछली घटनाओं को देखकर क्रोधित होकर अनडेड संप्रदाय को नष्ट कर दिया। अनडेड संप्रदाय कोई मामूली संप्रदाय नहीं था। रेड स्टार में स्थित अनडेड संप्रदाय ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित मुख्यालय की कई शाखाओं में से एक था। जॉर्ज द्वारा अचानक मरे हुए लोगों के संप्रदाय की एक शाखा पर किए गए हमले ने अप्रत्याशित रूप से मुख्यालय और जॉर्ज के बीच एक पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया। मरे हुए लोगों के संप्रदाय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के कारण अधिकाधिक संप्रदाय इस युद्ध में शामिल होने लगे। इसे पूर्ण युद्ध में तब्दील होने में देर नहीं लगी। जॉर्ज युद्ध के लिए बहुत शक्तिशाली था। उसने 1 सप्ताह से भी कम समय में युद्धरत सभी संप्रदायों को नष्ट कर दिया। जॉर्ज इंद्रधनुषी ब्रह्मांड का शासक बन गया, लेकिन इस ब्रह्मांड के लिए उसकी एक अलग योजना है। उसे भ्रूण के बदले में एक सुपरक्लिस्टर कोर का भुगतान करना पड़ा क्योंकि वह हेल्फायर मेज भ्रूण से संतुष्ट था और उसे लगा कि स्टो को नुकसान हो रहा है, इसलिए उसने भ्रूण के लिए यूनिवर्सल कोर का भुगतान किया। ब्रह्मांड के केंद्र को निकालने से ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों की मृत्यु हो गई, लेकिन जॉर्ज को इसकी परवाह नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया है। धिक्कार है, इस सौदे में मेरा नुकसान हो गया। आकाश ने सार्वभौमिक कोर प्राप्त करने के बाद शिकायत की। उसे एक उच्च श्रेणी के ब्रह्मांड से सुपरक्लिस्टर कोर की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उसे एक निम्न श्रेणी के ब्रह्मांड का सार्वभौमिक कोर मिला। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियाँ। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। फ्री वेब नॉवल कॉम
पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप, गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें। मुफ्त वेब उपन्यास। घर पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 6 नरक। पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 6 नरक। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जॉर्ज द्वारा नरक की अग्नि के जादूगर के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने के बाद से हजारों वर्ष बीत चुके हैं। जॉर्ज के आसपास की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। हजारों साल पहले वह न्याय की भावना रखने वाला एक कमजोर इंसान था। वह एक अच्छा और दयालु शासक बनना चाहता था, लेकिन अब वह नरक में केवल अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध प्राणी था। नरक के प्राणी भी भय से कांप उठते थे। एक शताब्दी पहले जॉर्ज ने सफलतापूर्वक 11वें स्तर का जादूगर बनकर अमरत्व प्राप्त किया था। 11वें स्तर के जादूगरों को अर्धदेवता भी कहा जाता था, क्योंकि 11वें स्तर के जादूगर से ऊपर केवल देवता ही होते थे। उसके 11वें स्तर पर पहुंचने से नरक में आमूलचूल परिवर्तन आया। नरक के प्राणियों के कुल में एक और 11वें स्तर के जादूगर के जुड़ने से यह कुल एक उच्च स्तर के कुल के रूप में उभर गया। जॉर्ज की महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी थीं, क्योंकि उसे और भी शक्तिशाली बनने का एक तरीका मिल गया था। वह इन्फिनल्स का शासक बनना चाहता था, न कि सिर्फ एक नेता। इन्फिनल्स में कुल 7 अर्धदेव थे। इन्फिनल्स का वर्तमान नेता पहला इन्फिनल था जो अर्धदेव बना, और वह लगभग कई मिलियन वर्ष पहले अर्धदेव बना था। लेवल 11 में कोई उपस्तर नहीं थे। शक्ति केवल तत्व के नियंत्रण पर निर्भर करती थी, और जो व्यक्ति अपने स्तर में जितना अधिक समय ध्यान में बिताता था, वह उतना ही शक्तिशाली होता जाता था। जॉर्ज के लिए नरक की अग्नि से उत्पन्न भ्रूण उनकी अपेक्षा से भी कहीं बेहतर साबित हुआ। जब वह अर्धदेवता के स्तर पर पहुंचा, तो उसके मन में एक नया ज्ञान जागृत हुआ। इस ज्ञान में देवत्व प्राप्ति से संबंधित जानकारी थी। उसने इस नवगठित ज्ञान के अनुसार ध्यान करना शुरू कर दिया। वह एक सदी से एकांत ध्यान में लीन है। नरक लोक के सभी देवता उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे उनकी अमरता प्राप्ति का जश्न मना सकें। जब उच्च कोटि के इन्फिनल लूटपाट, शासन, नरसंहार आदि में व्यस्त थे, तभी अचानक सभी इन्फिनल के मन में एक सूचना का संदेश आया। ये सूचना नरक में रह रहे सभी उच्च कोटि के इन्फिनल को उनके मुख्य लोक में बुलावा थी। इस अचानक बुलावे ने सभी को चौंका दिया, लेकिन फिर भी वे बिना कोई प्रश्न पूछे पोर्टल के माध्यम से वापस लौट आए। यहाँ तक कि देवताओं को भी इस आह्वान का कारण पता नहीं था। वे तो बस जॉर्ज के अनुरोध पर आए थे। सभी को नरक की मुख्य दुनिया में पहुंचने में बस कुछ ही पल लगे। नेताओं के लिए केवल 7 सीटें उपलब्ध थीं, इसलिए बाकी सभी इन्फिनल प्रतीक्षा करते रहे। आप सबका स्वागत है। अचानक एक कर्कश आवाज चारों ओर गूंजी। जॉर्ज आखिरी खाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके बगल में बैठे 6 देवताओं को भी उसके प्रकट होने का पता नहीं चला। उन सभी 6 देवताओं की आंखों में हैरानी का भाव था। जॉर्ज ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उस मुस्कान को देखकर उनके दिलों में अशुभ संकेत दौड़ गए। वह अपनी सीट से उठा और मुस्कुराते हुए उन इन्फिनल्स की कतारों की ओर हाथ हिलाया जो बुलावे का कारण जानने के लिए इंतजार कर रहे थे। उस हाथ हिलाने को देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि जॉर्ज अपनी कम बातचीत करने की आदत के लिए मशहूर था। मुझे पता है कि आप अपने बुलावे का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं देख सकता हूं कि आप में से कुछ चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामला मामूली है। जॉर्ज ने नरक के प्राणियों की ओर देखते हुए घोषणा की। नरक के प्राणियों के नेता और अन्य 5 अर्धदेवताओं के चेहरे गंभीर थे, क्योंकि उनका इतना लंबा जीवन व्यर्थ नहीं गया था। उस मुस्कान के बाद वे जॉर्ज का इरादा समझ गए थे। कई इन्फिनल्स ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उनके होश उड़ गए। जॉर्ज ने आगे कहा, मैं इस कबीले का नेता बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है ताकि आप नेता और मेरे बीच की चुनौती देख सकें। वहां इतनी खामोशी छा गई कि सांस लेना भी तेज आवाज मानी जाती थी। चुनौती की कोई जरूरत नहीं है। नेता की अचानक घोषणा से सन्नाटा टूट गया। जॉर्ज को नेता से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह मुड़ा, नेता को घूरकर देखा और बोला, लेकिन मुझे नेतृत्व चाहिए। मुझे पता है। तो फिर चुनौती की कोई आवश्यकता क्यों नहीं है? जॉर्ज ने तर्क दिया। तुम सीधे नेता बन सकते हो। चुनौती की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ लड़ाई में मुझे सिर्फ चोट ही पहुंचेगी, नेता ने समझाया। जॉर्ज को उम्मीद नहीं थी कि नेता इतनी आसानी से अपना पद छोड़ देगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह जोर से हंस पड़ा। फिर उसने मुड़कर इन्फिनल्स की ओर देखा और घोषणा की, तुम सबने नेता की बात सुन ली है। इस क्षण से मैं इन्फिनल्स का नेता हूं। मैं एक दिन इन्फिनल्स को शीर्ष कबीला बनाऊंगा। उसके बाद वह गायब हो गया और बाकी सभी देवता भी उसके पीछे पीछे चले गए। बाकी नरकवासी वहीं सदमे में खड़े रह गए। किसी जाति का नेतृत्व बदलने में बस कुछ ही पल लगते हैं। समय तेजी से बीत गया। जॉर्ज के नरकीय कबीले का नेतृत्व संभालने के बाद से कई सहस्राब्दियां बीत चुकी हैं। जॉर्ज की तरह ही नरकीय कबीले में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है। इन सहस्राब्दियों में उन्होंने विजय और लूटपाट के लिए युद्ध छेड़े, जिसके परिणामस्वरूप नरक के साथ साथ नरक से बाहर के ब्रह्मांडों में भी अनगिनत प्रजातियों का विनाश हुआ।
उसने आक्रामक रूप से युद्ध छेड़े क्योंकि इन्फिनल को शीर्ष कुल बनाने का उसका लक्ष्य विफल हो गया था, क्योंकि सभी शीर्ष जातियों के पास कम से कम 10 देवता थे। वह जितना हो सके उतना भूभाग पर शासन करना चाहता था। इन्फिनल्स की मुख्य दुनिया इस समय खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। जॉर्ज खंडहरों के बीचों बीच नग्न अवस्था में घायल पड़ा था। उसके शरीर पर जगह जगह दरारें थीं। उसके शरीर की बाहरी दरारों के बीच बिजली दौड़ रही थी। साफ आसमान की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ सांसों के बाद उसका घाव अपने आप ठीक होने लगा। कुछ ही सांसों में उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। अचानक अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देने लगीं। समय बीतने के साथ शून्य में दरारें और चौड़ी होती गईं। जॉर्ज खड़ा हो गया। नरक की आग ने उसे घेर लिया और एक आवरण में बदल गई। आखिरकार उसने कहा, क्योंकि अब वह एक देवता बन चुका था। कुल के 6 देवता प्रकट हुए और उन्हें घेर लिया। हे आदरणीय देवता, जाने से पहले आपके क्या निर्देश हैं? पूर्व नेता ने अपने चेहरे पर विस्मय का भाव लिए पूछा। देवताओं की अपनी दुनिया थी और बहुब्रह्मांड ने किसी भी देवता को शून्य की नाजुक संरचना के कारण किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद निचली दुनिया में रहने की अनुमति नहीं दी। अब से तुम नेता हो, अब तुम्हें ही फैसला करना है, जॉर्ज ने पिछले नेता से कहा और गायब हो गया। वह देवताओं की दुनिया में प्रवेश करने के लिए बेताब था। जॉर्ज की अधीरता देखकर बाकी 6 देवता स्तब्ध रह गए। चलो इसे अन्य जातियों को बता देते हैं, नेता ने सिर हिलाते हुए अन्य देवताओं से कहा। इसके साथ ही जॉर्ज का परलोक में जीवन समाप्त हो गया। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियाँ। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। freewebnovel.com पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप, गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें। मुफ्त वेब उपन्यास। घर पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 7 प्रणाली। पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 7 प्रणाली। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। शून्य में कहीं उसी जगह पर मौजूद एक जर्जर झोपड़ी में आकाश लिली के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वे हंस रहे थे। जॉर्ज के जाने के बाद से उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया था। हजारों साल बीत जाने के बावजूद आकाश पहले की तरह ही दिखता था। उस पर उम्र बढ़ने का जरा भी असर नहीं था। आकाश खेल रहा था कि अचानक रुक गया। अचानक रुकने से लिली घबरा गई। वह गायब हो गई और अगले ही पल उसके कंधे पर प्रकट हो गई। क्या हुआ? उसने हल्के से उसके सिर पर मारते हुए पूछा। वह इंसान तो अब भगवान बन गया है, आकेश ने लिली को अपने कंधे से उठाते हुए जवाब दिया। उस भयानक भ्रूण का कितना बड़ा नुकसान हुआ, लिली ने उपहास उड़ाया। अगर जॉर्ज अभी लिली की बात सुन लेता तो गुस्से में आकर उससे जान से मार देता। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने हजारों साल मेहनत की थी। कुछ ही सहस्राब्दियों में देवत्व प्राप्त कर लेना उसे प्रतिभाओं की श्रेणी में रखता है, लेकिन लिली को उसकी प्रतिभा और मेहनत को नकारने में एक पल भी नहीं लगा। इससे हमारा क्या लेना देना? उसने इसे खरीदा है और इसके पैसे भी दे दिए हैं, आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने लिली की ठुड्डी खुजलाई। लिली ने जॉर्ज को भूलकर एक प्यारी सी म्याऊं की आवाज़ निकाली। डिंग! अचानक आकाश को अपने दिमाग में एक मशीनी सी आवाज़ सुनाई दी। ओ सिस्टम, तुम वापस आ गए, आकाश ने कहा, क्योंकि वह सिस्टम के बारे में अच्छी तरह जानता था। हेलो होस्ट, आपने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मिशन का उद्देश्य आपके स्टोव के उत्पाद द्वारा 100 देवताओं का निर्माण करना। परिणाम 81,000 वर्षों में सफलतापूर्वक 100 देवताओं का सृजन किया गया। अतिरिक्त परिणाम, सृजित देवताओं में से 17 देवता देवराज बन गए। मिशन पुरस्कार की गणना की जा रही है। आकाश के दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी जिसने उसे मिशन के पूरा होने की सूचना दी। आकेश की उम्र 20 साल से अधिक नहीं लग रही थी, फिर भी सिस्टम ने घोषणा की कि उसने 80,000 वर्षों से अधिक समय में अंतिम मिशन उद्देश्य को पूरा कर लिया है। तारांकन 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 81,000 साल पहले शून्य में अचानक एक जर्जर बंद झोपड़ी प्रकट हुई। अंदर से झोपड़ी खाली लग रही थी। केवल नीली त्वचा वाला एक आदमी लाल लबादा ओढ़े जमीन पर बेहोश पड़ा था। कुछ सांसों के बाद बेहोश आदमी के हाथ हल्के से हिले, फिर उसकी पलकें थोड़ी सी झपकीं। इसके बाद उस आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। उसने उलझन में इधर उधर देखा, फिर उसने अपनी आंखें मली क्योंकि उसके आसपास सब कुछ धुंधला दिख रहा था। फिर वह उठकर बैठ गया। जैसे ही उसके आसपास सब कुछ स्पष्ट हुआ, उसने उत्सुकता से अपने परिवेश को देखा। वहां एक बंद कमरे में नीली दीवार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उस व्यक्ति की आंखों में दीवार के प्रति एक अपरिचित भाव था। ये कहाँ है? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। मैं कौन हूँ? उसने खुद से पूछा, क्योंकि उसे अपनी पहचान भी याद नहीं आ रही थी। मेरा नाम क्या है? उसने एक और सवाल पूछा। बोलने की आदत बढ़ने के साथ साथ उसकी बोलने की क्षमता भी बेहतर होती गई। वह सिर पकड़कर खड़ा हो गया, खुद के बारे में कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था आखिर उसे सिर्फ अपनी बोली जाने वाली भाषा ही क्यों याद है और कुछ नहीं। वह सामने वाली दीवार के पास गया और उसे छुआ।
छूने से उसे ठंडक का एहसास हुआ। अतीत की कोई बात याद न होने के कारण जो तनाव था वह धीरे धीरे गायब होने लगा। डिंग, होस्ट से बंधन, बाध्यकारी दर 0.1%, 2%, 3%, 4%। अचानक एक आवाज़ ने उस आदमी को उसकी तंद्रा से जगा दिया। आवाज़ उसकी अपनी आवाज़ से अलग थी। उसने आवाज़ के स्रोत को देखने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हेलो, कौन बात कर रहा है? उसने ज़ोर से कहा। उस अजीब सी आवाज़ से कोई जवाब नहीं आया। हेलो, उस आदमी ने उस अजीब आवाज़ से जवाब पाने के लिए चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 2-3 बार फिर कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें रुकना पड़ा। फिर उसने इस बंद कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां न तो खिड़की थी, न ही दरवाजा। अंत में उसने हार मानकर जमीन पर बैठ गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने चिड़चिड़ाते हुए बुदबुदाया। मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है? उसने अपनी झुंझलाहट निकालते हुए चीख मारी। वह कुछ देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन अंत में चिढ़कर चुप हो गया। उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह दीवार को घूरता रहा। समय बीतने के साथ साथ नीली दीवार को देखते देखते वह शांत होता चला गया। डिंग, होस्ट से सफलतापूर्वक जुड़ गया। हेलो, उस अजीब सी आवाज़ के वापस आते ही उस आदमी ने तुरंत कहा। दीवार को देखना उसे अच्छा लग रहा था, फिर भी वह चुप नहीं रहना चाहता था। हेलो होस्ट, मैं आपका सिस्टम, द फर्स्ट स्टोर सिस्टम हूँ। उस अजीब सी आवाज़ ने जवाब दिया और अपना परिचय दिया। जवाब सुनकर उस आदमी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। उससे बात करने वाला कोई तो था। फिर उसे याद आया कि उस आवाज़ ने क्या जवाब दिया था। उसने उत्सुकता से ऊपर की ओर देखा और उत्साह से सवाल पूछे, क्या मेरा नाम होस्ट है और सिस्टम क्या होता है? नहीं, आपका नाम होस्ट नहीं है। होस्ट वह व्यक्ति होता है जो सिस्टम का मालिक होता है, और सिस्टम एक ऐसा उपकरण है जिसे केवल होस्ट की सहायता के लिए बनाया जाता है। जब उस व्यक्ति को पता चला कि होस्ट उसका नाम नहीं है, तो उसकी उत्तेजना कुछ कम हो गई, लेकिन अगले ही पल सिस्टम के बारे में सुनकर वह फिर से उत्साहित हो गया। चूंकि आप मुझे मेज़बान कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेरी मदद करेंगे। उसने थोड़ी घबराहट के साथ उत्साह से पूछा। जी हाँ, मेजबान, सिस्टम ने सकारात्मक जवाब दिया। तो मुझे मेरे अतीत के बारे में बताओ, और मुझे उसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? उस आदमी ने घबराकर पूछा। माफ़ कीजिए मेज़बान, मुझे आपके अतीत के बारे में बताने की अनुमति नहीं है। सिस्टम ने उस आदमी के सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। लेकिन आपने अभी अभी कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे, उसने बहस की। जी हाँ मेज़बान, आपको अपने अतीत के बारे में पूछने से पहले पर्याप्त अनुमति स्तर की आवश्यकता है। चूंकि मैंने हाल ही में आपसे संबंध स्थापित किया है, इसलिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है। सिस्टम ने भावहीन, मशीनी आवाज में जवाब दिया। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा बिगड़ गया। क्या आप कम से कम मेरा नाम तो बता सकते हैं? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज़ लगभग गिड़गिड़ाने जैसी हो गई थी। जी हाँ मेजबान, आपका नाम आकाश है। इसका अर्थ है आकाश का स्वामी। तारांकन 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 तारांकन। लेखक का नोट। नमस्कार पाठकों, क्या आपको यह अध्याय पसंद आ रहा है? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया कमेंट करके रिव्यू दें। अगर पसंद नहीं आई है तो भी कृपया कमेंट करके अपना रिव्यू दें। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियाँ। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। फ्री वेब नॉवल कॉम पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप। गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें मुफ्त वेब उपन्यास। घर पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 8 भूतकाल 1। पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 8 भूतकाल 1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। आकाश के स्वामी। उस व्यक्ति ने अपना नाम सुनकर बुदबुदाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह कुछ देर तक अपना नाम बुदबुदाता रहा क्योंकि उसे वह नाम पसंद था। सिस्टम, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? आकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा क्योंकि उसे सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा था। मेज़बान, मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं आपके दिमाग में रहता हूँ। उसने सिस्टम के जवाब पर हैरानी जताई। उसे ज़रा भी अजीब नहीं लगा। फिर उसे सिस्टम का नाम याद आया। सिस्टम, तुम्हें फर्स्ट स्टोर सिस्टम क्यों कहा जाता है? आकाश ने उत्सुकता से सिस्टम से पूछा। मेज़बान, मल्टीवर्स का सबसे प्रतिष्ठित, भरोसेमंद, स्थिर और निरंतर स्टोर बनाने में आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है ताकि इसे पहला स्टोर कहा जा सके। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। आकाश को उस मशीनी आवाज़ में ज़रा भी भावना सुनाई नहीं दी। आप मुझे सबसे महान दुकानदार कैसे बनाएंगे? मेरे पास तो दुकान भी नहीं है, आकाश ने उलझन में पूछा। मेज़बान, आप इस जगह को मेरी दुकान बना सकते हैं, सिस्टम ने जवाब दिया। आकाश ने हैरानी से कहा। हो सकता है कि मुझे अतीत की यादें न हो, लेकिन मुझे भाषा और शब्दों के अर्थ याद हैं। किसी दुकान के लिए ग्राहकों का आना और सामान खरीदना ज़रूरी है। एक बंद जगह दुकान कैसे हो सकती है?
आकाश ने बंद दीवारों की ओर इशारा करते हुए अपने संदेह व्यक्त किए। उसके बोलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसके सामने वाली दक्षिणी दीवार के बीचों बीच नीले हैंडल वाला एक सफ़ेद दरवाजा अचानक प्रकट हो गया। तुमने ये कैसे किया? आकाश ने अचंभित स्वर में चिल्लाते हुए कहा। वह उत्साह से दरवाजे की ओर भागा, ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा नया खिलौना देखकर भागता है। मेज़बान, ये कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी अधिक कर सकता हूँ, सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। अगर आवाज़ भावहीन न होती तो आकाश को लगता कि सिस्टम शेखी बघार रहा है। वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा सादा सफ़ेद था और उस पर सादे नीले रंग के हैंडल लगे थे। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और बाहर की दुनिया देखने की उम्मीद में उसे बाहर की ओर धकेला, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उन्हें किसी तरह ये जानकारी थी कि दरवाजे को धक्का देकर और खींचकर कई तरीकों से खोला जा सकता है। इस बार उन्होंने दरवाजे को अंदर की ओर खींचा, लेकिन फिर भी दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। अरे सिस्टम, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? उसने चिढ़कर पूछा, क्योंकि वह बाहरी दुनिया को देखने के लिए बहुत उत्साहित था। होस्ट, दुकान के दरवाजे तभी खुलेंगे जब कोई ग्राहक आएगा, सिस्टम ने भावहीन प्रतिक्रिया दी। ये सुनकर आकाश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में सिस्टम से पूछा, यह कोई दुकान है या जेल? होस्ट, यह एक स्टोर है, इसीलिए मेरा नाम द फर्स्ट स्टोर सिस्टम है, सिस्टम ने भावहीनता से जवाब दिया। ये सुनकर आकाश लगभग लड़खड़ा गया। मेरा मतलब है, मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर क्यों नहीं जा सकता? उसने पूछा। मेजबान, यह आपकी सुरक्षा के लिए है, आप अभी बाहर जाने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ नहीं हैं, सिस्टम ने मशीनी आवाज़ में जवाब दिया। बाहर जाने पर मैं सुरक्षित क्यों नहीं रहूँगा? बाहर कौन से राक्षस हैं? अगर बाहर से कोई मुझ पर हमला करने की कोशिश करे तो मैं इस दुकान में कैसे सुरक्षित रहूँगा? उसने सवालों की झड़ी लगा दी। उसने अभी भी दरवाजे का हैंडल नहीं छोड़ा था। मेजबान, ये दुकान शून्य के अंधकार में स्थित है, आप सुरक्षित नहीं रहेंगे क्योंकि आपका शरीर इस समय कमज़ोर है और यह इस दबाव को सहन नहीं कर पाएगा। बाहर कोई राक्षस नहीं है, क्योंकि यहाँ के दबाव को केवल कुछ ही प्राणी सहन कर सकते हैं। इस दुकान में कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता और न ही आपके करीब आ सकता है। सिस्टम ने उसके सवालों के जवाब एक एक करके दिए। अगर दुकान में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता तो मैं बाहर जाकर दबाव का सामना क्यों नहीं कर सकता? आकाश ने उलझन में पूछा। अगर व्यवस्था उसे दुकान में किसी भी तरह के नुकसान से बचा सकती है तो उसके लिए शून्य के दबाव से सुरक्षित रखना भी आसान है। मेजबान, मैं केवल स्टोर के अंदर ही आपकी सहायता करने के लिए बाध्य हूँ। यदि आप स्टोर के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं तो आपको दबाव का सामना स्वयं करना होगा, सिस्टम ने सीधे सीधे जवाब दिया। अगर मुझे सारा दिन इसी दुकान में बैठना है तो मैं ताकतवर कैसे बनूंगा? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। मेजबान, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप सामग्री बेचेंगे आप और मजबूत होते जाएंगे। ये सुनकर आकेश पहले तो हैरान हुआ और फिर उत्साहित हो गया। अगर भविष्य में बहुत सारे ग्राहक आने लगे तो क्या उसके लिए ताकतवर बनना बहुत आसान नहीं हो जाएगा? लेकिन फिर उसे दुकान की जगह याद आ गई। इससे उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। यहाँ के शून्य के दबाव को कुछ ही प्राणी सहन कर सकते हैं, इसलिए दुकान में ग्राहक बहुत कम आते हैं। अगर दुकान में शायद ही कोई ग्राहक आता हो तो मैं मजबूत कैसे बनूंगा और इस दुकान में आखिर बिकता क्या है? उसने पूछा। मेजबान, इस दुकान के ग्राहक कोई भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी दुकान में मौजूद उत्पाद खरीदने का मौका मिल सकता है। मेजबान, इस दुकान में सब कुछ मिलता है, सिस्टम ने आकाश के प्रश्न का उत्तर दिया। सिस्टम ने जो कुछ भी कहा वह आकाश के लिए समझना बहुत जटिल था। इस बार उसने समझने की कोशिश भी नहीं की। हे सिस्टम, क्या तुम मुझे बैठने के लिए कुछ दे सकते हो? आकेश ने आखिरकार दरवाजे का हैंडल छोड़ते हुए अनुरोध किया। सिस्टम ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके सामने एक गद्दी वाली सफ़ेद लकड़ी की कुर्सी प्रकट हो गई। ये बहुत आरामदायक है, सिस्टम का शुक्रिया। आरामदायक कुर्सी पर बैठते हुए आकाश ने सिस्टम को धन्यवाद दिया। सिस्टम, अगर आप सब कुछ बेच देते हैं तो उत्पाद कहाँ हैं? आकाश ने खाली कमरे की ओर इशारा करते हुए पूछा। मेज़बान, समय आने पर उत्पाद अपने आप दिखाई देंगे। तारांकन तारांकन तारांकन। लेखक का नोट, इस स्थिति में आकाश बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, इसलिए उसकी भावनाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं, जैसे जब कोई बच्चा रो रहा होता है और उसे खिलौना दिखाने पर वह रोना बंद कर देता है। अगर आपको किताब पसंद आई हो तो वोट और कमेंट करना न भूलें। अगर आपके पास समय हो तो समीक्षा लिखना भी अच्छा रहेगा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियाँ। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। फ्री वेब नॉवल कॉम पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप, गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें। मुफ्त वेब उपन्यास। घर पहली स्टोर प्रणाली अध्याय 9 अतीत 2। पहली स्टोर प्रणाली अध्याय 9 अतीत 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मेज़बान, स्टोर शुरू करने के लिए तैयार होने के बाद स्टोर के उत्पाद आ जाएंगे। ये सुनकर आकेश
उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टम उपयुक्तता मानदंड से क्या तात्पर्य रखता है और मैं दुकान शुरू करने के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता हूँ। उसने सिस्टम से पूछा, मेज़बान, मैं आपको कुछ कार्य दूंगा जिन्हें आपको पूरा करना होगा। ये कार्य आपको इस मल्टीवर्स के बारे में अधिक जानने में मदद करेंगे। जैसे जैसे आप इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते जाएंगे, आप मल्टीवर्स के सबसे प्रतिष्ठित स्टोर के मालिक बनने के लिए और अधिक योग्य होते जाएंगे। सिस्टम ने आकेश के सवाल का जवाब बिना किसी भावना के दिया। सिस्टम, तुम मुझे मेरा पहला मिशन कब भेजोगे? आकाश ने उत्सुकता से सिस्टम से पूछा, क्योंकि वह मिशन की विषय वस्तु और उससे एक महान दुकानदार बनने की उसकी क्षमता के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। जब भी आप तैयार हों, मेजबान। सच में? आकाश ने हैरानी से कहा, क्या कोई ऐसा भी है जो अपने मनचाहे शेड्यूल के अनुसार काम नहीं करना चाहता? वह भी तो यही चाहता था। जी हाँ, मेजबान। आकाश मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था, फिर भी सिस्टम ने भावहीनता से जवाब दिया। अचानक उसके मन में संदेह पैदा हो गया। हे सिस्टम, उसने पुकारा। जी हाँ, मेजबान, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आते हो? क्योंकि आप मेरे मेज़बान हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे अपनी ज़मीन, उत्पाद और दुकान की सुरक्षा देंगे। मुझे बस उत्पाद बेचना है। इससे मैं कर्मचारी और आप मालिक बन जाते हैं। तो फिर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे मैं मालिक हूँ? तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो और मेरी हर बात क्यों मान रहे हो या हर सवाल का जवाब क्यों दे रहे हो? आकाश ने अपने संदेह व्यक्त किए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त अनुमति नहीं है। मेज़बान, आपकी अनुमति से अधिक न होने तक आपकी सहायता करना और आपकी मांगों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। सिस्टम ने भावहीन स्वर में उसके दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया। आकाश इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था क्योंकि सिस्टम ने कोई नई जानकारी नहीं दी थी। संदेह व्यक्त करने से पहले उसका ज्ञान पहले जैसा ही था। फिलहाल उन्हें किसी भी तरह के जवाब मांगने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भविष्य में अधिक अधिकार मिलने तक इंतजार करना पड़ सकता है ताकि वे जवाब मांग सकें। जैसे जैसे वह कुर्सी पर अधिक आरामदायक महसूस करने लगा, उसकी आंखें झपकी लेने लगीं। हे सिस्टम, क्या तुम मुझे इसी तकिए से बना बिस्तर दे सकते हो? आकाश ने सिस्टम से अनुरोध किया, क्योंकि वह कुर्सी पर नहीं बल्कि बिस्तर पर आराम से सोना चाहता था। जी हाँ, मेजबान। कुछ ही क्षणों में कमरे के बीचों बीच तकियों से बना एक पलंग प्रकट हो गया। सब कुछ पहले से ही तैयार था। आकाश को बस उस पलंग पर सोना था। बिस्तर के प्रकट होने के बाद उसने एक अजीब बात देखी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि बिस्तर के आने से पहले वह जगह जितनी खाली थी उतनी ही खाली थी। अरे सिस्टम, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बिस्तर रख दिया है, फिर भी ये पहले की तरह खाली क्यों दिख रहा है? उसने सिस्टम से पूछा। मेज़बान, यह अंतरिक्ष कौशल के कारण है। आप जो देख रहे हैं वह कुछ भी नहीं है। भले ही आप इस कमरे में कई ब्रह्मांड रख दें, ये जगह अभी की तरह ही खाली ही दिखेगी। सिस्टम ने अपनी ही अजीब आवाज़ में जवाब दिया। वाह, आकाश ने हैरानी से कहा। अगर उसे सिस्टम की आवाज़ में कोई भावना सुनाई देती तो वह मान लेता कि सिस्टम शेखी बघार रहा है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भावहीन थी। ब्रह्मांडों को भरने के बाद भी वही खाली स्थान होना अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन आकाश ने स्वयं उस क्षमता का लघु रूप देखा था, इसलिए ये सच ही होगा। उस क्षमता ने उसे उत्साहित कर दिया, क्योंकि वह भी इसे सीख सकता था। बिस्तर पर लेटे लेटे वह उस रहस्यमय अंतरिक्ष शक्ति को प्राप्त करने के सपनों में खो गया। क्योंकि वह दुकाननुमा झोपड़ी एकदम खालीपन में स्थित थी, इसलिए वहां दिन रात का कोई भेद नहीं था। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। घंटों सोने के बाद आकाश जागा। उसे अपने ऊपर एक धुंधली सादी नीली छत दिखाई दी। वह उठ बैठा और अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं, इसलिए उसने उन्हें मल लिया। जैसे ही उसे ताजगी का एहसास हुआ, उसने धीरे से कहा, कितना ताजगी भरा है। फिर वह बिस्तर से उठा और अपने शरीर को थोड़ा व्यायाम देने के लिए कमरे में कुछ चक्कर लगाए। हे सिस्टम, आकाश ने सिस्टम को पुकारा। जी हाँ, मेजबान, मैं अपने पहले मिशन के लिए तैयार हूँ। मुझे एक मिशन दीजिए, आकाश ने सिस्टम से पूछा। मेजबान, कृपया मिशन देखें। आकेश के सामने अचानक एक नीली स्क्रीन दिखाई दी। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, स्क्रीन उसकी आंखों के साथ साथ हिलने लगी। नीली स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में कुछ उभरने लगा। मिशन, असंख्य जातियों का ज्ञान। विवरण, आपको इस ब्रह्मांड में निवास करने वाली असंख्य प्रजातियों का ज्ञान होना आवश्यक है। आपका लक्ष्य अपने स्टोर को पहला स्टोर बनाना है, ताकि भविष्य में आपके पास हर प्रजाति के ग्राहक हों। आवश्यकता, प्रत्येक जाति की विशेषताओं, लक्षणों और दुर्लभ गुणों के बारे में जानें। इनाम, स्टेटस मेनू अनलॉक करें। आकेश ने स्क्रीन पर लिखा पूरा टेक्स्ट पढ़ा। उसने मिशन को न तो कठिन और न ही आसान समझा। ठीक है, मैं जातियों के बारे में कैसे जानूंगा? उसने सिस्टम से पूछा, क्योंकि वह मिशन शुरू करने के लिए तैयार था। उसके सामने की नीली स्क्रीन काली स्क्रीन में बदल गई और उस पर लिखे अक्षर गायब हो गए। उसी के समान शारीरिक बनावट वाला एक विचित्र प्राणी काली स्क्रीन पर प्रकट हुआ।
प्राणी के ऊपर सफ़ेद अक्षरों में मानव लिखा हुआ दिखाई देने लगा। आकेश को सबसे पहले जिस प्रजाति के बारे में पता चला वह मनुष्य थे। मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी ग्रह पर लगभग 1 खरब वर्ष पहले हुई थी। उनके पूर्वज बंदरों के पूर्वज ही हैं, इसीलिए उनकी शारीरिक बनावट बंदरों से मिलती जुलती है। उन्होंने अनेक ग्रहों, फिर आकाशगंगाओं और फिर ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त की। वे आज भी इस ब्रह्मांड की सबसे कमजोर प्रजातियों में से एक हैं। मनुष्यों में अत्यधिक लालच का एक दुर्लभ गुण पाया जाता है। सत्ता के लालच ने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। उनकी प्रजनन दर बहुत अधिक है और वे इस ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान जातियों में से एक हैं। उनकी बुद्धिमत्ता ही वह कारण है जिससे वे अपने से अधिक शक्तिशाली जातियों के साथ युद्धों से बचने में सक्षम रहे हैं। दिलचस्प प्रजाति है। आकाश ने मनुष्यों के बारे में पढ़ने के बाद टिप्पणी की। उसने काली स्क्रीन पर मनुष्यों के बारे में लिखी हर बात को याद करने के लिए इसे दोबारा पढ़ा। तारांकन तारांकन तारांकन। नोट: अगर आपको किताब पसंद आई हो तो वोट और कमेंट करना न भूलें। अगर आपके पास समय हो तो समीक्षा लिखना भी अच्छा रहेगा। इस किताब में किसी भगवान ने इंसानों को नहीं बनाया है, इसलिए इसे नापसंद न करें। आखिर यह एक काल्पनिक कहानी है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियाँ। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। freewebnovel.com पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप। गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें मुफ्त वेब उपन्यास। घर पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 10 खोज। पहली स्टोव प्रणाली अध्याय 10 खोज। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। आकेश को जिस अगली जाति के बारे में पता चला उसका नाम एल्फ था। उनकी त्वचा का रंग, बाल और आंखें अलग अलग थीं, लेकिन एल्फों में एक चीज़ समान थी, वो थे उनके नुकीले और तेज कान। लगभग कई खरब वर्ष पूर्व डोर्थिमल ग्रह पर कल्पित बौनों की उत्पत्ति हुई थी। वे जन्मजात प्रजाति नहीं हैं। विश्व वृक्ष नामक एक आदिम वृक्ष इस प्रजाति का निर्माता है। कल्पित बौनों ने अनेक ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त कर बहुब्रह्मांड में एक मध्यम स्तर की शक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। एल्फ्स में गर्व का एक दुर्लभ गुण होता है। उनका ये गर्व उनके निर्माता से उपजा है। उनका ये गर्व ही वह कारण है जिसके चलते कई जातियों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं हैं। जादू का उपयोग करने में वे सबसे प्रतिभाशाली जातियों में से एक हैं। स्क्रीन पर उनके बारे में और भी कई बातें दिखाई गईं। आकेश ने एल्फ्स के बारे में जानकारी एक बार फिर पढ़ी ताकि उसे याद रहे। मनुष्यों के विपरीत उसे उनमें कुछ भी खास नहीं लगा। मनुष्य लालची होते हैं लेकिन बुद्धिमान भी, जबकि एल्फ्स घमंडी होते हैं लेकिन सीधे सादे। इसके बाद स्क्रीन पर अन्य जातियों के बारे में जानकारी जारी रही। स्क्रीन पर उन जातियों द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध भी दिखाए गए। आकेश को इन जातियों के बारे में जितना अधिक पता चलता गया उतना ही वह दुकान खोलने और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए उत्सुक होता गया। समय तेजी से बीत गया। आकेश के लिए यह जानना असंभव था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन सिस्टम को सब पता था। जब उसने सिस्टम से समय पूछा तो उसे वह जवाब मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब तक 10 साल से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन आकेश को ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही बीत गया हो। उसने इस ब्रह्मांड की 1/4 जातियों के बारे में भी अभी तक पूरी तरह से नहीं जाना है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कई रोचक नस्लों के बारे में पढ़ा। उन्हें एक खास नस्ल, मोर, बहुत पसंद आई। मोर नीले रंग की त्वचा वाले प्राणी होते हैं और उनके सिर पर मुकुट की तरह नीली कलगी होती है। उनकी पूंछ के पंख उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग बनाते हैं। उनकी पूंछ के पंखों पर आंखों की आकृति बनी होती है। इस प्रजाति की उत्पत्ति एल्मर ग्रह पर हुई थी। बहुत समय पहले मोरों को जानवरों की एक प्रजाति माना जाता था। वे अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी अत्यधिक सुंदर विशेषताओं के कारण उन्हें जानवरों के कबीले के उच्च पदस्थ सदस्यों द्वारा पालतू जानवर के रूप में रखा जाता था। पालतू जानवर के रूप में उनके साथ व्यवहार में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब एक मोर को उसके पिता से जबरदस्ती छीन लिया गया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। वह व्यक्ति पशु जाति का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति निकला। मोर जाति पहले शांतिप्रिय थी, लेकिन उस व्यक्ति ने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम कार्तिकेय था। उसने अकेले ही मोर जाति को इस ब्रह्मांड का अधिपति बनाया। उसने अपने कार्यकाल की शुरुआत से लेकर अब तक 10 लाख से अधिक युद्ध लड़े हैं, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारा। वर्तमान में उसे युद्ध का देवता कहा जाता है। पशु जाति को अंततः कार्तिकेय से युद्ध रोकने के लिए क्षमा मांगनी पड़ी। इन बातों से आकाश को मोर पसंद नहीं आए। मोरों के बारे में आकाश को जो बात अच्छी लगती थी वह ये थी कि उन्होंने कभी किसी दूसरे ग्रह पर कब्जा नहीं किया। युद्ध जीतने के बाद कार्तिकेय हमेशा उस ग्रह को उसके शासकों को लौटा देते थे, या अगर वे सबको मार डालते थे तो उसे कमजोर जातियों को दान कर देते थे। कार्तिकेय के इन कार्यों के कारण मोरों को पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और सम्मान प्राप्त था। 1 दशक से अधिक समय तक विभिन्न नस्लों के बारे में अध्ययन करने के बाद भी उनमें उनके बारे में और जानने की रुचि बनी रही। समय बहुत जल्दी बीत गया। कई दशक पलक झपकते ही गुजर गए। आकाश स्क्रीन पर देव नामक एक जाति के बारे में पढ़ रहा था।
देव जन्म से ही अमर होते हैं, निराकार, न पुरुष न स्त्री, उनका कोई विशिष्ट रूप, आकार या पहचान नहीं होती। वे ब्रह्मांड के वास्तविक शासक थे। यहाँ तक कि सबसे महान प्राणी कार्तिकेय ने भी कभी किसी देव से युद्ध करने का साहस नहीं किया। देवा एक ऐसी प्रजाति है जिसकी उत्पत्ति स्वयं मल्टीवर्स से हुई है। प्रत्येक सप्तक वर्षों में मल्टीवर्स एक देवा को जन्म देता है। जनसंख्या के मामले में वे केवल सबसे पीछे हैं। देवों की शक्ति और अन्य जातियों की शक्ति में इतना बड़ा अंतर है कि सबसे युवा देव भी अकेले ही दूसरी सबसे शक्तिशाली ज्ञात जाति असुरों को हरा सकता है। वे अपने दयालु और शांतिप्रिय स्वभाव के कारण इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रिय जाति थे। अनादिकाल से उन्होंने केवल एक बार युद्ध लड़ा था। उस युद्ध को जीतने में उन्हें केवल 11 सेकंड लगे थे। युद्ध में शामिल होने का उनका एकमात्र कारण ब्रह्मांड के रखरखाव की जिम्मेदारी थी। देवाओं के बारे में पढ़ते ही आकाश सदमे से चुप नहीं रह सका। देव इतने अच्छे हैं कि उन्हें परिपूर्ण जाति कहना भी शायद कम पड़ेगा। उनमें कोई कमजोरी नहीं थी। जन्म से ही सर्वोपरि होने के अलावा उन्हें एक और लाभ प्राप्त था। जो कोई भी देवों के विरुद्ध लड़ने का साहस करता, युद्ध की शुरुआत में ही उसकी 2/3 शक्ति स्वतः ही नष्ट हो जाती थी। ब्रह्मांड ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि कोई भी प्राणी देवों के शासन को चुनौती न दे सके। डिंग, लक्ष्य, असंख्य जातियों के ज्ञान को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मिशन पुरस्कार, स्थिति सफलतापूर्वक अनलॉक हो गई। मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने की सूचना सुनकर आकाश ने निराशा से बुदबुदाते हुए कहा, अरे हो गया। सिस्टम, मैंने कितनी नस्लों के बारे में सीखा? मुझे मिशन पूरा करने में कितना समय लगा? आकाश ने सिस्टम से पूछा, क्योंकि वह दौड़ की संख्या नहीं गिन रहा था। मेज़बान, आपने 1,666,199,719,971,997 जातियों के बारे में सीखा। इन जातियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में आपको 67 वर्ष लगे। सिस्टम ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। मल्टीवर्स में मौजूद जातियों की संख्या सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इस ब्रह्मांड में इतनी सारी प्रजातियां मौजूद हैं। आकाश ने फिर पूछा, क्योंकि उसे इस संख्या पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं मेज़बान, हमारे पास 1,666,199,719,971,934 प्रजातियां हैं। अलग अलग वर्षों के कारण 63 प्रजातियां विलुप्त हो गईं। आकेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वह जातियों की संख्या देखकर चकित था, लेकिन साथ ही साथ 63 जातियों के विलुप्त होने से दुखी भी था। वह केवल यही कामना कर सकता था कि उनका पुनर्जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो। अरे सिस्टम, क्या हमारे मल्टीवर्स में इतनी सारी नस्लों के कारण भीड़भाड़ है? उसने अचानक अपने मन में संदेह उत्पन्न होते हुए पूछा। नहीं मेज़बान, आप मल्टीवर्स को बहुत कम आंकते हैं। इस मल्टीवर्स में ब्रह्मांडों की संख्या जातियों की संख्या से कहीं अधिक है। सिस्टम ने भावहीन स्वर में उत्तर दिया। आकाश को भी इस बात का संदेह था, क्योंकि उसने कई ऐसी जातियों के बारे में पढ़ा था जिनका आकार पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा था। फिर उसे सिस्टम द्वारा उसे कार्य पूरा करने पर दिए गए पुरस्कार की याद आई। सिस्टम, मैं ये स्टेटस कैसे देखूं? उसने उत्सुकता से सिस्टम से पूछा। मेज़बान, आपको बस अपने मन में स्थिति के बारे में सोचना है और वह आपके सामने प्रकट हो जाएगी। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। आकेश ने सिर हिलाया और स्थिति के बारे में सोचने लगा। अगले ही पल उसके सामने एक स्क्रीन खुल गई जिसमें उसकी जानकारी थी। तारांकन तारांकन तारांकन। नोट, अगर आपको किताब पसंद आई हो तो वोट और कमेंट करना न भूलें। अगर आपके पास समय हो तो समीक्षा लिखना भी अच्छा रहेगा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़ें 2 टिप्पणियाँ। कॉफी दान विज्ञापन मुक्त उपन्यास पढ़ने के लिए हमारा समर्थन करें। freewebnovel.com पर ऑनलाइन किताबें और मुफ्त उपन्यास पढ़ें। संपर्क साइट मैप, गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें।